सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज 8 अगस्त के इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस में। गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस। सो लेट अस बिगिन विदाउट एनी डिले। पहले पेज पे विनेश फोगाट जी को लेके एलपीयू यूनिवर्सिटी का उनको मजबूत रखने के लिए एक छोटा सा एडवर्टीजमेंट तो नहीं कहेंगे मगर कोटेशन है। अ फ्यू ग्राम्स कांट टेक यू डाउन, adversity can't take you down, injury can't take you down, technicality can't take you down, you are a winner। पूरा देश विनेश जी के साथ है और रहेगा भी। बाकी हमारी उम्मीद है कि भारत सरकार एवं खेल मंत्रालय इसको संज्ञान में लेते हुए जो भी ज़रूरत की मीटिंग्स हैं और प्रयास करे कि अगर कोई रियायत हो सके तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ से हमको मिले। आगे बढ़ेंगे। पहला वर्ल्ड कॉलम में बांग्लादेश को लेकर खबर है, ये आप इग्नोर कर सकते हैं, ये अभी आपके लिए ज़रूरी नहीं है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, बट फॉर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आप बिल्कुल पढ़ लीजिए, बेहतर रहेगा। विल मूव ऑन टू द इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स। बाकी एक बार का दिन आपको जो ठीक लगे आप ऐसा भी कर सकते हैं। हम सिर्फ की कुछ गिने चुने आर्टिकल डिस्कस करेंगे ताकि आपका कम से कम समय लगे। ये आर्टिकल भी विनेश फोगाट जी को है, मैंने पूरा अध्ययन कर लिया था मगर मैं आपके लिए जूम कर दे रहा हूँ ताकि अगर आपको पढ़ने का मन करता पढ़ लीजिएगा। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, नॉट एवरी कमेंट्री इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, but it is important for understanding also. So it's totally up to your discretion to whether to choose what to read and what not to read, because it is important in the examination where everything is under the sun, what we can do and what we shouldn't do, and what are our limitation and strengths. Moving on to the first article of discussion, a welcome easing. Taxpayers can now avail indexation benefit on sale of property. Review of Income IT Act must address areas of disputes. बेसिकली अभी बहुत विरोध हुआ था और आए दिन देख रहे हैं अखबारों में आर्टिकल्स आ रहे हैं, बजट में लेके टैक्स इतने मिडिल क्लास के ऊपर बर्डन क्रिएट कर रहे हैं, इसको लेके इंडेक्सेशन भी एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा। सरकार ने विड्रॉ कर लिया है इंडेक्सेशन को लेकर, और हालांकि सरकार ने ये कहा है कि जनता की डिमांड पर नहीं करा है, पर जहाँ तक मैं और आर्टिकल से पढ़े अखबारों में, तो ये बेसिकली जो रियल एस्टेट लॉबी है, जो कि बहुत ही मजबूत लॉबी है, रियल एस्टेट लॉबी को डर लगने लगा था कि अब सरकार ने रियल एस्टेट को भी इतना हैवी टैक्सेशन रिजीम में ले आए हैं कि लोग इन्वेस्ट करना कम कर देंगे प्रॉपर्टीज़ में। इस चक्कर में रियल एस्टेट लॉबी ने पूरा ये निर्णय वापस करवा दिया। जनता की सरकार अगर सुनने लगी तो बात ही क्या है। सो देखते हैं क्या है। इन द बजट, Finance Minister Nirmala Sitharaman announced a review of the Income Tax Act 1961. Rationale for the exercise was straightforward: to make the act simpler to read and understand, thus helping bring down tax disputes and consequent litigation. There was a need for to re-examine the capital gains tax. कैपिटल गेंस क्या होते हैं? जितने भी हम लोग सेविंग्स करते हैं ना पॉलिसीज़ वगैरह में या कहीं निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, जब हम उसे विड्रॉ करने जा रहे होते हैं एक लंबी अवधि के बाद हम उसको डिस्काउंट कर रहे हैं या फिर उसको हम रिडीम करना चाह रहे हैं, तो सरकार कहती है कि भैया अब आपने जो ओरिजिनल वैल्यू पे इन्वेस्ट करा था, अगर आपने 1 रुपया लगाया था, आज वो 10 रुपये हो गया, भले ही मान लीजिए 10 साल बाद हो, तो सरकार इस पर इसे कहती है कैपिटल गेन कराया आपने, कैपिटल गेन्स है, तो सरकार इस पर टैक्स ले लेती है। ठीक है ना। तो जितने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, लॉन्ग टर्म, उस पर लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स LTCG, और जितने शॉर्ट टर्म होती है उस पर लग जाता है STCG, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है, तो इसको लेके भी सरकार ने बढ़ा दिया था, है ना। द बजट हैड प्रपोज लेवी ऑफ टैक्स 12.5% ऑन द LTCG गेन्स ऑन ऑल फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल एसेट्स। तो 12.5% उन्होंने कर दिया था, जिसका विरोध हुआ। However, it also proposed to eliminate the benefit of indexation that was available to investors for property, gold, and unlisted assets for the purpose of estimating the long-term capital gains.
वाइल दिस वॉज डन टू ईज द कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेंस, हालांकि सरकारी कह रही है कि हम लोगों ने इसलिए करा ताकि आसानी हो कंप्यूट करने में कैपिटल गेंस कितने हुए हैं, मगर ये दिक्कत इससे बढ़ गई। और आफ्टर द फर्स्ट डिफेंडिंग द प्रपोजल ऑन ग्राउंड दैट द लोअर टैक्स रेट ऑफ 12% फ्रॉम 20% compensates for the removal of the indexation benefit, the government has now changed tack, heeding the concerns of taxpayers. Taxpayers now have the option to pay long-term capital gains tax of 20% with the indexation benefits on the sale of property that has been acquired before July 23, 2024. Indexation क्या होता है? It refers to the adjustment of the purchase price of an asset based on the rate of inflation over the period that it had been held by the investor. Indexation क्या होता है? मान लिया आपने 1 रुपये की ली तो वो कितने अवधि तक उसकी वैल्यू बढ़ रही है। With this option now available, all purchase before date of budget presentation have been grandfathered. Investors, though, can also choose the option proposed in the budget for paying a lower tax rate of 25%, but without availing the indexation benefit. This framework now provides investors the options of being able to select the tax structure as leads to a lower tax liability. अब देखिए उस गणित में नहीं जाएंगे, सीए बन जाएंगे वरना हम लोग कि इंडेक्सेशन से क्या फ़र्क पड़ने वाला था। अल्टीमेटली इंडेक्सेशन के अब हट जाने से फ़ायदा ये हो रहा है कि लोग जो डिमोटिवेट हो रहे थे इवन रियल एस्टेट इन्वेस्ट करने को लेके, अब वो नहीं होंगे। इवन जो 12.5% का गवर्नमेंट ने तय करा था वो वापस ले लिया है। अभी तो और रिफॉर्म्स आना ज़रूरी हैं टैक्सेशन में, क्योंकि वाइड स्प्रेड इसका विद्रोह हो रहा है लोगों में टैक्स पॉलिसीज़ को लेकर। Over the years, the government has taken steps to ease the burden on ordinary taxpayers. For instance, in order to reduce the tax uncertainty and disputes, the recent budget has said that an assessment can only be reopened beyond 3 years if the escaped income is Rs 50 lakh or more. But more needs to be done. The review of Income Tax Act, which is to be completed in 6 months, should examine the contentious sections and aims to address the areas of dispute. अगला आर्टिकल यहाँ पे मेंशन करा हुआ है वक़्फ़ एक्ट को लेके। बेसिकली ये लोकसभा में लाया गया, मगर जिस हिसाब से अभी खबरों में आया था कि इसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ ले जाने के लिए प्रस्ताव करा जा रहा है। ये वक़्फ़ होता क्या है, देखते हैं महाशय शमशाद साहब ने क्या कहा है। द कॉन्सेप्ट ऑफ वक़्फ़ emanates from Islamic religious belief. It is not only religious obligation but a form of religious charity. तो वक़्फ़ कहते हैं, चैरिटी कहते हैं बेसिकली। While creating a waqf, a believer dedicates his self-acquired to inherited, movable or immovable property in the name of God. मतलब वो हमने गॉड के नाम कर दिए। States that the benefit from such properties are to be used for objective in consonance with the Islamic understanding of charity. है ना, प्रॉपर्टी वो हो जाती है चैरिटेबल पर्पस के लिए हो जाती है, वक़्फ़ प्रॉपर्टी हो जाती है। B.K. Mukherjee, the fourth chief CJI, said that charitable institutions are essential to human existence and not inclusive to any community or set of people. और एक फॉर्मर सीजीआई साहब भी थे हमारे बीके मुखर्जी साहब, उन्होंने क्या कहा था कि समाज के ग्रोथ के लिए भी और समाज की बेहतरी के लिए चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस का होना ज़रूरी है, और ये महज कोई विशेष कम्युनिटी के लिए सीमित नहीं है, ये पूरे समाज के लिए ज़रूरी है। He said that so long as feelings of pity and benevolence have an abiding place in the human heart, they must find expression in religious and charitable gifts of law. अच्छा, ये कानून कब था? ये कानून बेसिकली 1995 में लाया गया था, वक़्फ़ एक्ट 1995 विद सब्सटेंशियल अमेंडमेंट 2013, और 2013 में इसमें कुछ परिवर्तन लाए गए थे इसमें। The central government has now proposed a substantial amendment in the existing statutory regulations. From a reading of the draft Waqf bill, it would appear that government has forgotten the Waqf properties are the private and self-acquired properties of the follower of Islam, except those which non-Muslims may have donated. They are not public properties, nor have they been acquired using public funds. In this background, the government must realize that its control over administration, management and further creation of new Waqfs हैज़ टू बी मिनिमल। ये असल में ये ना सभी चैरिटेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है ना, ये इनका पर्पस कुछ और है। द प्रपोज अमेंडमेंट सीक्स टू फैसिलिटेट इंटरफेरेंस फ्रॉम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। अब वो कह रहा है कि इस अमेंडमेंट के बाद से क्या होगा ना, सरकारी तंत्र भी इनके संचालन में इंटरफेयर करेगा, जबकि ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये कोई पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, ये कोई पब्लिक फंड से नहीं ली गई है, ये चैरिटेबल है, रिलीजियस पर्पस के लिए ली गई है, लोगों ने करा है। This is not just an egregious violation of rights of Muslim citizens, but also from Article 26 of the Constitution, which protects the properties of religious denominations from takeover.
हमारा जो संविधान का आर्टिकल 26 है वो भी तो कहता है ना कि हमें अधिकार है अपने धर्म के लिए बेहतरी के लिए काम करने का। Making the district collector the arbiter of the whether property is waqf property or government land is moved to exclude Muslims from the management of waqf properties at a time when even the private properties of Muslims are frequently threatened by bulldozers in the orders of same collector। तो कहीं ना कहीं ये लोगों में ये रोष सा है कि नहीं यार, आप कैसे कह सकते हो कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तय करेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी किसके अंडर जाने वाली है, और वही हमेशा हरा हरा बताएगा कि वक़्फ़ प्रॉपर्टी को कैसे मैनेज करना है। ये तो गलत है, ये धर्म के उसूलों के खिलाफ है। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे संविधान ने धर्म को सुरक्षा दी हुई है आर्टिकल 26 में, है ना, हमें रिलीजियस प्रोपोगेट करने की, प्रैक्टिस करने की अलाउ करा हुआ है, ये तो उस विरोध में है। द अमेंडमेंट्स रिफ्लेक्ट द presumption that government land has been taken over by the Waqf board. As mentioned earlier, the collector makes the final decision in this regard and directs the revenue authorities to give effect to his decision in the revenue record। और ये कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को बहुत पावर दे देगा कंट्रोल करने के लिए वक्फ लैंड को। अगला आर्टिकल है अ क्राइम अगेंस्ट वुमेन, लेबलिंग ऑफ वुमेन विद मेंटल हेल्थ इश्यूज एज विच इज इन लार्जर पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज पॉइंट्स टू फेलियर ऑफ सोसाइटी एप्लीकेशंस ऑफ लॉ। ये हम जानते हैं कि ये आर्टिकल आप इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है सोसाइटी को लेके। ये आर्टिकल पहले भी कई बार आया, मैं देखा था कि लगभग 8 साल से इसको लेके कई बार न्यूज़ में कहीं ना कहीं रहा है। विचेस के रूप में आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में टॉर्चर करा जाता है महिलाओं का। जैसे कि द वर्ड विच इज़ जेंडर न्यूट्रल एटिमोलॉजिकली, ऑल्दो देयर इज़ अ पॉपुलर परसेप्शन दैट द मेल ऑफ द स्पीशीज इज विजार्ड एंड वाइल द फीमेल इज अ विच। Isipta Roy Chakravarti is a familiar name in some Kolkata circles. She declared herself a good witch. In principle, witchcraft can be benevolent, but in the perception and practice, it is dubbed malevolent. The roots are old. However, that dubbing is malevolent is used for crime against women, not always leading to murder. अब आज ये हाईलाइट कर रहा है जो थोड़ा सा आपका वो वाली साइड है समाज की जो है ना अभी भी सुपरस्टिशियस है, ओल्ड बिलीफ्स पे चल रही है। ठीक है, हालांकि ऐसी सारी प्रथाओं को कई कानूनों से दबाने का प्रयास करा गया है, विच लेबल करके मार देने का। इंडियन पिनल कोड में भी इसको लेके अब देखिए कितने कानून आ चुके हैं अभी तक हम लोग। प्रिवेंशन ऑफ विच डायन प्रैक्टिसेस एक्ट, तो ना ही प्रधाधन निवारण एक्ट, अघोरी प्रैक्टिसेस एंड ब्लैक मैजिक एक्ट। समाज जिस हिसाब से प्रोग्रेसिव हो रहा है, ऐसी पुरानी विचारधाराओं को दबाना जरूरी है। Perhaps more importantly, the intent of the legislation is not always clear. Take Odisha's law, for example. It penalizes witch hunting, but penalizes the practice of witchcraft too. Assam and Rajasthan also punish alleged witches. Rajasthan also penalizes communities groups जो ऐसा काम करते हैं. Maharashtra focuses on practice of black magic. A column is not the place to compare and contrast the state-specific laws, except to point out what they are often like hold halls with everything dumped in. मतलब सब प्रयास कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट्स वगैरह, बट अभी भी जो है कुछ कहना ठीक नहीं रहेगा उसको लेके। एंड इट्स अनसर्टेनिटी certainly as a start, NCRB reporting should be refined with a separate category for both crimes, not simply murders with witchcraft as a motive. More generally, legislation doesn't work if it gets stuck in lack of police reform and tardiness of the criminal justice system. A young man with dreams of a developed India and hailing from Metro India may not be aware of problem that has plagued parts of the Indian ruling society for ages. देखिए शहरी लोगों को आज भी इन सब के बारे में कितना पता है, उतना ही पता जिन्होंने कोई वेब सीरीज में देखा होगा या कभी यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लिया होगा। पर रियलिटी में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको लेके गवर्नमेंट भी एड्रेस कर रही है। विवेक डिब्रोय साहब ने इस पर प्रकाश डाला। ये और आर्टिकल कोचिंग कल्चर को लेके, जनरेशन ऑफ ब्रोकन ड्रीम्स। देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं अवजीत पाठक साहब। कहते हैं फाइनली सुप्रीम कोर्ट हैड टू इंटरवीन एंड रिमाइंड अस दैट कोचिंग सेंटर्स इन इंडिया आर बिकमिंग लाइक डेथ चेंबर्स। दिस इज नॉट सरप्राइजिंग
If you keep your eyes open, you can see the way the coaching industry has been allowed to colonize the domain of education, cripple the imagination of young students and their parents, and make them pathetically dependent on almost every rite of passage. जैसे कि हम जानते हैं कि कोचिंग इंडस्ट्री ने, कोचिंग क्षेत्र ने, इस सेक्टर ने ऐसा माहौल बना दिया है कि अगर आपको सेलेक्ट होना है या आपको ये पर्टिकुलर एग्ज़ाम निकालना है तो आपको हमारे थ्रू ही होना पड़ेगा, है ना। जो देखते हैं बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होते हैं, ये AIR रैंक 1, AIR रैंक 2, एक एक साइकोलॉजिकल कंपल्शन बना दिया है कि तुम्हारी दुनिया इससे बाहर है ही नहीं, इस चार दीवारी के अंदर है जो हम तुम्हें दिखाएंगे. From standardized texts like NEET, JEE, NET, CUT to UPSC, moreover, the neurotic rat race for select careers and jobs opportunities and the mythology of success these centers sell through their brand value of their star strategists of well-packaged success manuals accelerate the growth of lucrative business. मतलब वही सब जो दिखाते हैं ना कि ईयरली प्रोग्रेसिव बैच, मेंटोरशिप बैच, जो ये दिखाते हैं एकदम कि हमारी स्ट्रैटेजी इतनी बढ़िया है, हमारी प्रोग्रामिंग इतनी बढ़िया है कि हमारे प्रोग्राम से आप पहली बार में क्रैक कर ले जाएंगे वगैरह वगैरह. द रियल क्वेश्चन इज हाउ कैन वी सेव अ यंग स्टूडेंट्स फ्रॉम दीज डेथ चेम्बर्स. हम कैसे बचा सकते हैं अपने युवाओं को इस माया जाल से. इट इज़ एन एक्सीडिंगली डिफिकल्ट टास्क बिकॉज ओवर द ईयर्स वी हैव क्रिएटेड अ जनरेशन दैट कन्फ्यूजेस एजुकेशन विद व्हाट coaching centers popularize. Learning the war strategy for cracking the MCQ centric test. What matters as this generation and the ambiguous anxiety ridden parents think is the technique of giants of instant success rather than the joy of learning. अच्छा, मैंने भी देखा है कि आजकल पता नहीं क्या हो गया है कि मैं यूट्यूब पे देखो, वीडियोस देखो, आप थंबनेल देखो कैसे कैसे होते हैं. थंबनेल होते हैं योद्धा बैच, अर्जुन बैच, महारण बैच, 12 घंटे की योद्धा सीरीज, रणभूमि, अब 13 घंटे की नॉन स्टॉप. मतलब नॉलेज को लेके किसी का मतलब पर्पस है ही नहीं. एवरीवन वांट्स यू टू मग अप. पेरेंट्स भी इस दुनिया में ढकेल रहे हैं, उनकी मजबूरी है, उनकी एंजाइटी है लाइफ में. वो चाहते हैं कि बच्चा समय रहते कामयाब हो, एक अच्छा करियर चुने. तो हर किसी न किसी को तो ये ट्रैप तोड़ना ही पड़ेगा. देखना ना, देखते हैं कैसे. अच्छा देखिए, आप इसमें कोचिंग इंडस्ट्री बुरी नहीं है, मैं खुद उसका पार्ट हूँ. पर जो बुरा लोगों ने कर दिया है, आप देखिए, जिन महानगरों की हम बात कर रहे हैं जहाँ पे जनरली बच्चे जाते हैं और ये सोचते हैं कि वहीं पे जाके तैयारी कर पाएंगे, वहीं पे रह के कुछ बेहतर कर पाएंगे. गलती बच्चों की नहीं है इसमें. हर कोई अपने एस्पिरेशंस देखता है. अरे किसी के घर में कोई बीमार होता है, वो क्या बोलता है, वो हमेशा बड़े शहर की तरफ जाता है. क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि वहाँ पे वो उनको सही कर पाएगा. ऐसे ही बच्चों को लगता है कि बड़े शहर जाएंगे तो वहाँ पे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स होंगे जो कि हमारा ख्याल रखेंगे और हमको बेहतर शिक्षा दे पाएंगे. गलती यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स की हो रही है. जितने इंस्टीट्यूशंस हैं आपके, वो गड़बड़ कर रहे हैं. गड़बड़ कैसे कर रहे हैं कि जिस हिसाब से वो आपसे रेवेन्यू ले रहे हैं, उस हिसाब से वो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं लगा रहे हैं. एक ही बैचेस में 600 से 400 बच्चे बिठाना, 250 बच्चे बिठाना बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं बनता है. दे आर नॉट इन्वेस्टिंग इन द इंफ्रास्ट्रक्चर. जितना हमने देखा अभी हाल ही में वारन में घटना हुई, आप उस लोकेलिटी को देखिए, आप उन बिल्डिंग्स की हालत जर्जर बिल्डिंग है एकदम. मैं तो यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा था, बच्चों से इंटरेक्शन कर रहा था, मेरे को पता लगा कि कुछ बिल्डिंग्स तो ऐसी हैं जिसमें एसी चलते हैं. जब एसी की यूनिट्स लगे हुए हैं बाहर चलते हैं जब, तो बिल्डिंग में थोड़ी सी झंझनाहट सी फील होती है. मतलब बिल्डिंग लगता है कि थोड़ी सी ना हिल रही है, इतने एसी चल रहे होते हैं. मतलब बिल्डिंग कमज़ोर कितनी है. जीने से चढ़ते वक्त को फील हो जाता है कि भैया दीवार हिल रही है हल्की हल्की सी. दे आर एक्चुअली डेथ चेम्बर्स. दे आर मेंट टू
बीट डेथ चेम्बर्स। क्या ऑथर ने क्या सुझाव दिए हैं? पहला, let us assert the forgotten truth. The real goal of education is not to prepare our children for tests and examinations. Instead, the purpose of education is to prepare our children for life, or to equip them with the kind of sensitivity and intelligence they need to prioritize love over hatred, peace over war. मैं भी हमेशा ये कहता हूँ, नॉलेज के लिए आप नॉलेज लीजिए पहले। इस रैट रेस से बचकर रहना जरूरी है। पर बात यह है कि इतना समय किसके पास है समझने का। सैडली द प्रेवलेंट प्रैक्टिस ऑफ इंस्ट्रूमेंटल एजुकेशन एंड द रिजल्टेंट क्वांटिफिकेशन ऑफ मेरिट कट ऑफ स्कोर रैंक, स्टूडेंट की लाइफ इन्हीं पैरामीटर्स पर आके रुक गई है। उसे इस इन चीज़ों के अलावा कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। रैंक क्या लानी है, कितनी मेरिट बनी 12th में, कितना स्कोर आ रहा है, कट ऑफ कितनी आई, कितनी बच रही है, कितनी जा रही है, स्कोर, पैरामीटर्स ने स्टूडेंट को इसके आगे की दुनिया देखने दी ही नहीं। दैट इज़ वाई दे आर गेटिंग मेंटली डिस्टर्ब्ड। As coaching centers further strengthen this destructive urge, it is high time we begin to converse with the likes of Rabindranath Tagore and Jiddu Krishnamurti or Paulo Freire and बेल हुक्स एंड इनिशिएट अ मूवमेंट फॉर सेविंग एजुकेशन। हमें देखिए एजुकेशन को तो हकीकत में मुझे भी लगता है कि एजुकेशन शुड बी फन लविंग, नॉलेज शुड बी फन लविंग। you should have the urge to gain the knowledge, not just for the sake of merit or rank or cutoff. Secondly, the author is showing us a second thought. It is important to urge students and parents to sharpen their critical thinking, expand their mental political horizons. अब दूसरे पॉइंट पे आके ऑथर साहब कह रहे हैं कि जिम्मेदारी बनती है पेरेंट्स की और टीचर्स की कि वो बच्चों के सोचने का दायरा बढ़ाएं, समाज को देखने का दायरा बढ़ाएं। To raise the voices against the organized assault on meaningful and life-affirming education. Why is that a government school and public universities have been systematically destroyed? Why is even children primary schools have to be sent to tutorial homes? क्यों ये कोचिंग क्यों जा रहे हैं? बचपन से ही स्कूल जाने की उम्र में कोचिंग जा रहे हैं। Possibly the sort of pathetic dependence on coaching centers indicates the fall of schools and universities. अच्छा, कोचिंग सेंटर को भी तब ब्लेम क्या कर रहे हैं? पेरेंट्स हैं, उनके बच्चे। पेरेंट्स का अल्टीमेट गोल क्या है? गुड लाइफ बच्चों को देना। मैं समझाता हूँ, सही से समझाता हूँ। पेरेंट्स हैं, उनका भविष्य, उनके बच्चे, और अल्टीमेट गोल एक अच्छी ज़िंदगी, गुड लाइफ। ये तो लंबा सफ़र है, बहुत लंबा सफ़र है। फ़िलहाल हम लोग कैसे अचीव करने की कोशिश करते हैं? हम लोग अचीव करने की कोशिश करते हैं एजुकेशन से। एजुकेशन लेने के लिए कहाँ जाते हैं? स्कूल जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, जो कि एक पार्ट है। 3 साल के लिए जाते हैं, 4 साल के लिए जाते हैं, 12 साल के लिए जाते हैं स्कूल, फिर यूनिवर्सिटी जाते हैं। अब लाइफ को जीने के लिए क्या चाहिए? एक स्किल चाहिए, एक जॉब चाहिए। वो पाने के लिए क्या चाहिए? एग्ज़ाम देना पड़ेगा। पॉपुलेशन इतनी सारी है, सबको तो नहीं मिल जाएगी, तो एग्ज़ाम देना पड़ेगा। दिक्कत क्या आ रही है? कोचिंग सेक्टर फ्लरिश कैसे करा, ये जानना ज़रूरी है। फ्लरिश कैसे करा कोचिंग सेक्टर? क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले जगह पे एक गैप क्रिएट हो गया। जो नॉलेज इम्पार्ट होनी चाहिए थी वो कैंडिडेट को नहीं मिल रही थी। जो रिक्वायर्ड स्किल होनी चाहिए थी
एग्ज़ामिनेशंस को क्वालिफ़ाई करने के लिए वो उन्हें नहीं मिल रही थी। इसी बीच वाले गैप को इस बीच वाले गैप को फ़िल करा कोचिंग इंडस्ट्री ने, जिसे आज हर कोई गाली दे रहा है। कोचिंग इंडस्ट्री ने कहीं न कहीं बहुत अच्छा काम भी करा है कि ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ वे में, कोर्स स्ट्रक्चर में प्रोवाइड करें, जिसका रिज़ल्ट भी निकला। ऐसा नहीं है, हम कोचिंग कोचिंग सेक्टर को बिल्कुल बेकार भी नहीं कह सकते। कोचिंग सेक्टर ने स्ट्रीमलाइन कर दिया, यह सफ़र आसान कर दिया। क्योंकि समाज भी देखिए आप, समाज की भी हिपोक्रेसी देखिए आप। किसी ने ज़िम्मेदारी ली क्या स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज को सही करने के लिए? नहीं ली। समाज ने खुद शॉर्टकट चुना है कि भैया अब हम कहाँ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ढूँढेंगे स्किल और एग्ज़ाम सही करने के लिए, सीधे जॉइन कर लेते हैं कोचिंग सेक्टर। बच्चे को बोल दिया अब तुम कोचिंग जाओगे शाम को, सुबह स्कूल आओगे, स्कूल में कोचिंग चले जाओगे। बचपन से ही पेरेंट्स ने फीड कर दिया कि आपको तो कोचिंग जाना है। कोई भी एग्ज़ाम निकालना है, एक्स वाई जेड, ये तंत्र हम सही सही नहीं कर सकते भाई इतनी जल्दी। कौन टाइम वेस्ट करे, कोचिंग कर लो। कोचिंग सेक्टर यहाँ से बूस्ट हुआ है। इट वॉज फिलिंग द गैप, द the requirements which were needed to clear the examinations. And why do we need to clear the examinations? Because in the very initial step हमने बहुत पहले आपको बताया कि पेरेंट्स का अल्टीमेट गोल कोई इस दुनिया में सीमित रखना नहीं है आपको, अल्टीमेटली आपको यहाँ पहुँचाना है एक गुड लाइफ की तरफ। तो हकीकत तो यही, कोई भी इस तंत्र को सही नहीं करना चाह रहा है। फिर जो इस तंत्र के रहते हुए भी अपने दम पे चीज़ों को सही करने का प्रयास कर रहा है और लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचा रहा है, लोग उसे गाली दे रहे हैं। यह है एक पक्ष। दूसरा पक्ष क्या है कि ये जो सिस्टम बाईपास होके ओवरफ्लो होना शुरू हो गया, तो इस सिस्टम ने भी सिस्टम का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया और अल्टीमेटली इस सिस्टम का भी डिग्रेडेशन शुरू हो गया है। बट कोचिंग सेक्टर फ्लरिश क्यों हुआ? यहाँ पे कभी होने के कारण, अगर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में क्वालिटी एजुकेशन, रिक्वायर्ड स्किल्स टू क्लियर द एग्जामिनेशन प्रोवाइड होना शुरू हो जाएं, तो भैया ये सेक्टर नहीं फ्लरिश कर पाएगा। ठीक है ना? ऑथर ने हमको इस अगर मान लीजिए ये फर्स्ट स्टेप है, मान लीजिए ये सेकंड स्टेप है, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, हॉटस्पॉट हो गया होगा, सॉरी फॉर दैट। ये थर्ड स्टेप है। ऑथर अब हमारा ध्यान सीधे थर्ड स्टेप पे ले आए हैं कि दुर्भाग्य से इस क्षेत्र का जो शुरुआत में भी पॉजिटिव दिखा था असर और है भी, अब वो भी नहीं रहा है। तो हमें पहली बात तो इस सेक्टर की अकाउंटेबिलिटी शुरू करनी पड़ेगी, लेना अकाउंटेबल हो। दूसरी बात, हमको अब ये जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी जिससे हर कोई बचना चाह रहा है, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। हमें स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ को भी बेहतर करना पड़ेगा ताकि धीरे धीरे हम मोटिवेट कर पाएँ कि बच्चे नॉलेज के पीछे भागें, ना कि कोचिंग्स के पीछे भागें। ठीक है? कोचिंग सेक्टर कोचिंग्स क्यों हैं? कोचिंग इसलिए हैं क्योंकि जहाँ पे गैप है, जहाँ वैक्यूम क्रिएट हो गया था, उसे फिल कर दिया कोचिंग ने। आज कोचिंग इतना ओवर फ्लरिश हो गई है, इतना मतलब ओवर हो चुकी हैं, डिमांड सप्लाई में कह दीजिए आप, डिमांड सप्लाई में हो चुकी हैं कि अब वो गुणवत्ता प्रोवाइड नहीं करा पा रही हैं, चाहे वो क्वालिटी वाइज हो या वो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हो। मगर इस बात को भी हम झुकला नहीं सकते कि कंज्यूमर या स्टूडेंट्स
कोचिंग सेक्टर को अभी भी इतना प्रेफर इसलिए करते हैं बिकॉज देयर इज लैक ऑफ good education system at the basic level. Third, we ought to restore the deeper meaning of studentship. A student is not an exam warrior. बिल्कुल कोई योद्धा अर्जुन नहीं है, अरे इंसान है यार, कोई योद्धा अर्जुन नहीं है, इंसान है, ठीक है ना। कोई रण नहीं है ये। मैं देखा यूट्यूब पे क्या वीडियो चल रही होती है, रणभूमि और दुनिया भर का पता नहीं क्या क्या। अरे इंसान है यार, स्टूडेंट है, होगा तो होगा, नहीं होगा रहने दो। A student is not a resource to be shaped and modulated for the new liberal techno-economic empire, nor is she a commodity with a price tag. Instead, let some of us acquire the courage to say that the meaning of being a student is to lifelong wanderer or a seeker. और हाँ, स्टूडेंट बिल्कुल, स्टूडेंट एक हम भी स्टूडेंट हैं आज भी, हम नॉलेज को सीख करना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू लर्न न्यू थिंग्स एक्चुअली, दैट शुड बी द मोटिव ऑफ स्टूडेंट, टू लर्न न्यू थिंग्स। मूविंग फर्दर, हमारी प्रेसिडेंट मैम न्यूजीलैंड पहुंची हैं, वेलिंगटन में। अभी फिजी की यात्रा से होते हुए ऑकलैंड पहुंच चुकी हैं और ऑफिशियल ट्रिप पे भारत के लिए भी डिप्लोमेटिकली अच्छी बात है। एक्सप्लेन पेज पे ये पूरा विनेश फोगाट जी को लेके है कि क्यों उनका ये प्रॉब्लम हुआ। मैं इस पर नहीं जाऊँगा, इसमें मैं अलग से ही जाऊँगा, इस वीडियो में नहीं डालूंगा, बहुत लंबी हो जाएगी वरना। फिलहाल यहाँ पे बेली ब्रिज को लेके जो वेयनाड में आर्मी ने बनाया, बहुत जल्दी बना लिया था। क्लाउड्स को लेके, पायरो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, व्हेन वाइल्डफायर्स स्पिट स्टॉर्म्स लाइटनिंग। The wildfires currently raging in the US and Canada are so intense that they have created a pyrocumulonimbus clouds, which have the potential to spit out thunder and spark more fires. मतलब कि जो बादल का निर्माण हो रहा है पायरोक्यूमुलोनिम्बस का, उनमें इतनी शक्ति है कि वो बिजली जनरेट कर रहे हैं, थंडर। और थंडर जब ज़ोर से नीचे ज़मीन पर गिरती है तो ये भी फॉरेस्ट फायर लगाने में कंट्रीब्यूट कर रही है, स्पार्क कर रही है फायर को। The development of these clouds have become more frequent in recent years. बहुत बढ़ रहे हैं ये। 102 PCN were recorded globally in a single year on an average. 50 of them were seen in Canada. ये बनते कैसे हैं? Not every wildfire leads to a creation of PCN clouds. They occur only when there is an extremely hot wildfire. Volcanic eruptions can also lead to formation of PCN clouds. For instance, these clouds were formed during the Australian bushfires. है ना, कहीं पे जंगल में बहुत आग लगी है बिल्कुल, तब ये बादलों का निर्माण हो जाता है। द इंटेंस हीट फ्रॉम द फायर वार्म्स द सराउंडिंग एयर। जो गर्मी होती है उससे आसपास की पवन, जो हवा होती है, सॉरी एयर होती है, वो गर्म हो जाती है, विच मूव्स अपवर्ड्स इनटू द एटमॉस्फेयर। एज दिस इज हॉट एंड वेरी buoyant air carrying water vapor, smoke and ash rises, it expands and cools down. Once it cools down, मतलब वही प्रोसेस है बादल बनने का, XYZ. At this stage, the cloud is known as PCN cloud, also known as the fire cloud. और ये और कंट्रीब्यूट करता है वाइल्ड फायर्स में। ऑल्दो PCN clouds can produce lightning, और ये बिजली का निर्माण करते हैं, they do not generate much rain, बारिश नहीं होती थी ज़्यादा। As a result, they can spark new wildfires many kilometers away from the main blaze. मतलब ये कहते हैं ना, आग लगाना जानता है, एक व्यक्ति होता है ना, आग लगाना जानता है, बुझाना नहीं जानता। Why are PCN clouds events occurring more often? अब इतने ज़्यादा क्यों बढ़ते जा रहे हैं? The exact reason remains unclear, as unlike in the case of other extreme events, the study of these clouds is relatively new. However, scientists believe that the climate change could have a role to play in the increase of the frequency. Studies have shown that with the temperatures soaring across the world, wildfires are becoming more common. और जिस हिसाब से साथियों ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, ऐसे बादलों का निर्माण भी बढ़ता रहेगा, जो कि चिंता का विषय है।
बाकी अच्छी चीज़ें रखते हैं, जो भी करंट अफेयर्स है डिस्कस नहीं कर पाए हैं क्योंकि हमें वीडियो को शॉर्ट रखना ही रखना है, वरना आपका समय ज़्यादा किल हो जाएगा सिर्फ करंट अफेयर में ही, तो बाकी पढ़ाई कब करेंगे। करंट अफेयर्स हमने वेबसाइट पर डाल दिया, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस डे। और अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप कल फिर आइएगा और एक नई वीडियो मिलेगी आपको हर दिन की तरह। थैंक यू।